तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है फिर से साइंटिफिक क्लासेस में। और मैं आशीष कुमार फिर से एक नए अध्याय के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज हम आप लोगों को, ठीक है, इकोनॉमिक्स जो आपके क्लास 10th के चैप्टर 1 है, और इस चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। और इसे पर आज हम चर्चा करेंगे कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हमारा जो विकास का इतिहास है वह कैसे कैसे शुरू हुआ, और फिर जानेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या होता है। चलिए, तो हम लोग टॉपिक में देखते हैं। एक वर्ड आता है दोस्तों, उपनिवेश। हालांकि उपनिवेश होता क्या है, तो मैं आपको बताता हूं कि उपनिवेश होता क्या है। उपनिवेश का मतलब होता है कि जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर, ठीक है, जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर, ठीक है, आक्रमण करे, हमला करे और उसे अपने नियंत्रण में ले ले, ठीक है, और उससे अगर नियंत्रण में लेने के बाद उस देश से अधिक अगर लाभ कमाता है तो उसे ही कहते हैं उपनिवेश। चलिए, मैं आपको इसे एक बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे हम एक लेते हैं कि यह कोई देश है, ठीक है, यह कोई देश है, और मैं एक देश और देता हूँ, यह भी कोई देश है। इस देश का जो राजा है वह इस देश पे आक्रमण करता है, ठीक है। इस देश का राजा इस देश पे आक्रमण किया, और आक्रमण करने के दौरान क्या किया, इस क्षेत्र को जो है यह इसने अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। और इसको अपने कब्जे में लेने के बाद जो है दोस्तों, अगर इस क्षेत्र का राजा अधिक से अधिक क्या कमाता है, लाभ कमाता है। क्या कमाता है दोस्तों, लाभ कमाता है, तो उसे ही हम लोग कहते हैं उपनिवेशवाद। याद रखिएगा कि जब कोई शक्तिशाली देश, ये जो है हम लोग का हो गया दोस्तों शक्तिशाली देश, ठीक है, ये शक्तिशाली देश हो गया, और ये हो गया हम लोग का दोस्तों कमजोर देश, ठीक है। यानी कि जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश के, ठीक है, किसी कमजोर देश पर क्या कर दे दोस्तों, आक्रमण, क्या कर दे दोस्तों, आक्रमण कर दे। तो आक्रमण करने के बाद अगर उस देश को अपने नियंत्रण में ले ले, तो नियंत्रण में अगर लेगा तो वो बनेगा ओनली साम्राज्यवाद। याद रखिएगा, अगर वो कब्जा सिर्फ और सिर्फ क्या किया है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ क्या है, कब्जा किया है। अगर ये सिर्फ और सिर्फ जो है दोस्तों वो कब्जा करता है, तो वो बनेगा दोस्तों हम लोगों का साम्राज्यवाद। याद रखिएगा, साम्राज्यवाद बनेगा। क्या करने के बाद, कब्जा करने के बाद। लेकिन कब्जा करके अगर कमा रहा है लाभ, कब्जा करके अगर कमा रहा है लाभ, तो ये बनेगा दोस्तों हम लोगों का उपनिवेशवाद। याद रखिएगा, उपनिवेशवाद बनेगा, ठीक है। याद रखिएगा, एक हम लोग के, ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे पॉल बर्नार्ड। उन्होंने कहा था कि उपनिवेश जो होता है वो लाभ कमाने का जरिया है। याद रखिएगा, उन्होंने कहा था कि हमारा जो उपनिवेश है, उपनिवेश केवल केवल लाभ कमाने का जरिया है, ठीक है। और ये बात किसने कहा था, तो ये बात कहा था दोस्तों हम लोगों के पॉल बर्नार्ड ने कहा था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और ये बात कहा था दोस्तों हम लोगों के पॉल बर्नार्ड, ठीक है। याद रखिएगा, ये बात कहा था हम लोग के पॉल बर्नार्ड ने कि उपनिवेश क्या है, केवल लाभ कमाने का जरिया है, ठीक है। आइए इसमें और भी चीजों को जानते हैं हम लोग। तो हमारा जो भारत देश है दोस्तों वो 1-2 वर्षों तक नहीं बल्कि 200 वर्षों तक, ठीक है, हमारा भारत देश जो है दोस्तों, ठीक है, वह लगभग 200 वर्षों तक जो है यह अंग्रेजों का गुलाम बन के रहा था। अब क्यों गुलाम बना, ठीक है, उसके पीछे क्या कारण था, ठीक है, और अंग्रेज भारत में क्यों आए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो अंग्रेज जो है ना यहाँ पर केवल और केवल पहले के टाइम में व्यापार करने आए, लेकिन भारत के जो है प्राकृतिक संपदा संसाधन को देख करके उनके मन में लालच आ गया। और भारत में प्राकृतिक संसाधन के कारण ही, क्योंकि और सब देश के मुकाबले भारत में प्राकृतिक संसाधन का भंडार था, जिस कारण भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और अंग्रेज ने, ठीक है, इसी सब संसाधन को ले करके अपने देश चला गया, ठीक है। और अंग्रेजों ने एक शासन की प्रणाली अपनाई, इसे कहा जाता है वोट डालो शासन करो। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है वोट डालो शासन करो या किसका
कथन था या किसकी नीति थी? तो ये अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई नीति थी कि वोट डालो और शासन करो, और वर्तमान में भी ना यही काम हो रहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए और भी चीजों को जानते हैं। यहाँ पर एक परिभाषा हम लिखे हुए हैं दोस्तों, ये आप याद कर दीजिएगा कि जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर कब्जा कर देता है और उस देश से अधिक लाभ कमाता है तो उसे उपनिवेश कहते हैं। इस बात को आप याद कर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आइए हम लोग आपको आगे समझ आता हूं आपको। ठीक है, आगे समझते हैं कि हमारा ये अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है। आखिरकार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि न्यूनतम संसाधनों में अधिक से अधिक उत्पादन करना, उसे ही हम लोग कहते हैं दोस्तों अर्थव्यवस्था। ठीक है, यानी कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं की जाती है। मैं आपको बताऊंगा कि ये आर्थिक क्रियाएं क्या होती है। ठीक है, आर्थिक क्रियाएं की जाती है जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार आदि। ठीक है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? और इसे ही हम लोग कहते हैं अर्थव्यवस्था। में हर एक प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती है। आर्थिक क्रिया का अर्थ होता है दोस्तों जो हम लाभ कमाने के लिए करते हैं, आय कमाने के लिए करते हैं, उसे ही कहते हैं हम लोग दोस्तों आर्थिक क्रिया। यहाँ पे लिखे हुए कि वे सभी क्रियाएं जिसे हम आय प्राप्त करते हैं उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ? आय के लिए पढ़ा रहा हूँ, इनकम के लिए पढ़ा रहा हूँ। तो ये क्या हो गया दोस्तों? ये हो गया हमारा आर्थिक क्रिया। कोई मजदूर है वो ईटा उठा रहा है, वो क्या कर रहा है? आर्थिक क्रिया। कोई इंजीनियर है वो अपना कंपनी चला रहा है, वो क्या हो गया? आर्थिक क्रिया। कोई भी किसान है वो किसानी कर रहा है, फसल उपजा रहा है, वो क्या कर रहा है? आर्थिक क्रिया। यानी कि जब भी कोई कार्य किया जाए वो कार्य पैसे के लिए किया जाए तो उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों आर्थिक क्रिया। ठीक है, चलिए और भी चीज जानते हैं। हम लिख दिए दोस्तों, मैंने लिखा है कि न्यूनतम संसाधनों में अधिकतम उत्पादन को ही क्या कहा जाता है? अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, तो आपका यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। चलिए एक बार इसको समझ लेते हैं हम कि अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है। अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। तो मैंने आपको बताया कि हमारा जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है, अर्थव्यवस्था इसका अर्थ क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि न्यूनतम संसाधनों में अधिकतम उत्पादन करना, ये क्या कहलाता है दोस्तों? हम लोगों का अर्थव्यवस्था। इसमें जो है, ठीक है, अनेक प्रकार के आर्थिक क्रियाएं, अनेक प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती है। ठीक है, आर्थिक क्रियाएं होती है दोस्तों। ठीक है, अब ये आर्थिक क्रियाएं क्या होती है इसको समझिएगा। आर्थिक क्रिया का अर्थ क्या होता है? इसको मैंने बताया कि हमारा जो आर्थिक क्रिया होती है इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, आर्थिक क्रिया का अर्थ होता है दोस्तों कि जिसे हम क्या प्राप्त करने के लिए करते हैं? जिसे हम आय प्राप्त करने के लिए अगर हम कोई भी कार्य करते हैं, आय प्राप्त करने के लिए अगर हम किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं उसे ही हम लोग दोस्तों आर्थिक क्रिया कहते हैं। आइए इसके बारे में हम लोग और भी संक्षेप में जानते हैं। ठीक है, हमारा जो है दोस्तों अगला है कि अर्थव्यवस्था के बारे में सबसे पहले विश्व को किसने जाना है, किसने जानकारी दिया? तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था के बारे में, ठीक है, यानी अर्थशास्त्र के बारे में है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, अर्थशास्त्र मतलब जिसमें हम लोग अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र वह है जिसमें हम लोग अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, तो अर्थशास्त्र का जो जनक है वो दोस्तों एडम स्मिथ है। और एडम स्मिथ ने एक बुक लिखा था वेल्थ ऑफ नेशन, जो 1776 ईस्वी में लिखा गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों कि हम लोग के अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ। और इनके द्वारा लिखा गया बुक का नाम क्या है? वेल्थ ऑफ नेशन। क्या है दोस्तों? वेल्थ ऑफ नेशन। चलिए इसको और भी अच्छे से हम लोग जानते हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों कि भारतीय अर्थशास्त्र के जो जनक हैं वो हैं चाणक्य। कौन है? चाणक्य। और इनके द्वारा लिखा गया बुक का नाम है दोस्तों अर्थशास्त्र। याद रखिएगा, भारतीय अर्थशास्त्र का अगर पूछा जाए तो चाणक्य, और चाणक्य का बहुत सारा नाम है। एग्जाम्पल के तौर पे इन्हीं का नाम कौटिल्य है और इनका एक और नाम है विष्णुगुप्त। याद रखिएगा, इनका एक और नाम है, ठीक है, जो कि है
विष्णुगुप्त। तो एग्जाम में पूछेगा कि विष्णुगुप्त ये कौन है, तो वहाँ ऑप्शन में रहेगा दोस्तों भारतीय अर्थशास्त्र के जनक। तो एग्जाम्पल के तौर से आपसे पूछ सकता है कि पूछेगा अर्थशास्त्र किनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है, वहाँ पे विष्णुगुप्त हो सकता है, या फिर वहाँ पे कौटिल्य हो सकता है, या फिर चाणक्य हो सकता है। यानी कि इनका 3 नाम है, एक इनका चाणक्य है, एक इनका कौटिल्य और एक विष्णुगुप्त। याद रखिएगा ये तीनों नाम हमारे चाणक्य के ही हैं। ठीक है, अगला है भारतीय प्रौद्योगिकी। भारतीय प्रौद्योगिकी का जो जनक है दोस्तों यह विश्वेश्वरैया है। ठीक है, कौन है दोस्तों, हमारे विश्वेश्वरैया, जिन्होंने भारत को प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी दिया, और इन्हें भारतीय प्रौद्योगिकी का जनक कहा जाता है, विश्वेश्वरैया को। ठीक है, चलिए समझते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि हमारा जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था का ही अध्ययन क्या कहलाता है, अर्थव्यवस्था का अध्ययन कहलाता है हम लोग का अर्थशास्त्र। याद रखिएगा अर्थशास्त्र कहलाता है। और ये अर्थशास्त्र क्या है दोस्तों, अर्थशास्त्र जो है दोस्तों, ठीक है, ये हम लोगों का, इनका जनक किसका है, अर्थशास्त्र का जो जनक है, ठीक है, वह है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, ठीक है, इनके द्वारा लिखा गया बुक है वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है, जो कि 1776 ईस्वी में लिखा गया था। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि भारतीय अर्थशास्त्र का जनक, ठीक है, भारतीय अर्थशास्त्र का जनक जो है दोस्तों, ये कौन है, तो भारतीय अर्थशास्त्र का जनक है दोस्तों चाणक्य। कौन है दोस्तों, चाणक्य है। ठीक है, जिन्हें हम लोग कौटिल्य भी कहते हैं, कौटिल्य भी कहते हैं, या फिर इनका एक और नाम है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त, ठीक है, इनका 3 नाम है दोस्तों। अगर बात करेंगे भारतीय प्रौद्योगिकी, याद रखिएगा भारतीय प्रौद्योगिकी, अगर इनके जनक के बारे में पूछेगा तो इनके जनक हैं विश्वेश्वरैया। विश्वेश्वरैया, ठीक है, याद रखिएगा। यहां तक आपको दोस्तों कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, मैंने आपको यहां तक बता दिया। ठीक है, चलिए आगे और भी चीजों को जानते हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों कि कुछ कुछ जो हमारे अर्थशास्त्री हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हमारे आर्थर लेविस, ठीक है, इन्होंने, ठीक है, अर्थशास्त्र का जो है दोस्तों वो अलग अलग परिभाषा दिया है। ठीक है, अब हम इसके बारे में जानते हैं। जो हमारे आर्थर लेविस हैं, इन्होंने अर्थशास्त्र का क्या परिभाषा दिया, इन्होंने दिया कि अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधन का प्रयोग करता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से, राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि, ठीक है, मानवीय आवश्यकताओं के संतुष्टि के लिए संसाधन का प्रयोग करता है। यानी कि मानव जो है अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने पूर्ति को पूरा करने के लिए अगर वो संसाधन को यूज करता है तो उसे ही कहते हैं दोस्तों अर्थव्यवस्था। ब्राउन ने कहा था कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की प्रणाली है। आजीविका, अर्थव्यवस्था क्या है, आजीविका। आजीविका करने का मतलब है जीवन यापन करने के लिए हमें जितने भी संसाधन की जरूरत पड़ती है उसे कहते हैं हम लोग आजीविका। यानी कि आजीविका अर्जन करने के प्रणाली है, वो क्या हम लोग का दोस्तों, अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में अर्थव्यवस्था का जो परिभाषा होता है वो समझते हैं। कहता है कि अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। ठीक है, सही बात है। यानी कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, मैंने आपको बताया, शुरू में ही बताया था आपको मैंने, अर्थव्यवस्था जो है, ठीक है, ये आर्थिक क्रियाओं के द्वारा संपादित किया जाता है, चाहे वो आर्थिक क्रिया किसी भी कैटेगरी का हो, मैं आपको भी आगे बताऊंगा उसके बारे में। ठीक है, कहता है अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग होता है। जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती है उसका योग क्या होता है हम लोग का दोस्तों, अर्थव्यवस्था। ठीक है, कहता है अर्थव्यवस्था के 2 प्रमुख कार्य क्या हैं,
याद रखिए एग्जाम पूछेगा अर्थव्यवस्था के 2 प्रमुख कार्य बताएं, तो आपको लिखना है कि अर्थव्यवस्था के 2 प्रमुख कार्य निम्न प्रकार हैं। ठीक है, कहता है लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करना ही क्या कहलाता है, अर्थव्यवस्था। अगला है लोगों को रोजगार अवसर प्रदान करना भी क्या है, अर्थव्यवस्था का ही एक रूप है। यानी कि पूछेगा कि अर्थव्यवस्था के 2 प्रमुख कार्य क्या हैं, तो पहला प्रमुख कार्य है कि लोगों को जो है वस्तु एवं सेवा का उत्पादन करने देना चाहिए, और दूसरा उनको रोजगार का क्या मिले, अवसर। यानी कि पहला है कि लोगों को उसकी संतुष्टि, उनकी आपूर्ति, उनके आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तु एवं सेवाएं चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्या है कि लोगों को रोजगार का अवसर भी चाहिए। ये अर्थव्यवस्था का 2 कार्य होता है। ठीक है, आइए अगला हम लोग समझते हैं। अगला है दोस्तों हम लोग का कि आर्थिक क्रियाओं के आधार पर, ठीक है, अर्थव्यवस्था कितने भागों में बांटा गया। ठीक है, आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, आर्थिक क्रियाएं क्या होती है इसको समझेंगे हम लोग। ठीक है, आर्थिक क्रियाओं के आधार पर जो अर्थव्यवस्था वो कितने भागों में बांटा गया दोस्तों, 3 भागों में। एक है प्राथमिक क्षेत्र, एक है द्वितीयक क्षेत्र, एक है तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, आइए इसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र क्या होता है, चलिए। ठीक है, हमारा जो आर्थिक क्रिया है, याद रखिएगा, आर्थिक क्रियाओं के अनुसार, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं दोस्तों, ठीक है, संरचना के आधार पर या फिर ढांचा के आधार पर। ठीक है, संरचना ढांचा के आधार पर हमारा जो अर्थव्यवस्था होता है दोस्तों, यह कितने प्रकार का होता है। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। तो हमारा आर्थिक क्रिया, संरचना या ढांचा के आधार पर जो अर्थव्यवस्था होता है, यह 3 प्रकार का होता है दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे आता है हम लोग का दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों हम लोग का द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों हम लोग का तृतीयक क्षेत्र। आइए मैं आपको इसके बारे में और भी अच्छे से बताता हूँ। प्राथमिक क्षेत्र जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, आगे समझते हैं, समझिए। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब होता है वैसा क्षेत्र जहां पर ना कृषि से संबंधित, ठीक है, कृषि से संबंधित कार्य किया जहाँ पे किया जाता है उसे ही हम लोग कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। और ये डायरेक्ट जो होता है वह प्रकृति से जुड़ा होता है। प्रकृति से जुड़ा होने के कारण से हम लोग प्राथमिक क्षेत्र भी कहते हैं, चाहे वह किसी भी प्रकार का कार्य हो। कृषि भी दोस्तों हम लोग का जो है डायरेक्ट रूप से यानी प्रत्यक्ष रूप से जो है दोस्तों वह कृषि से मतलब प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है। पशुपालन भी प्रत्यक्ष रूप से जो है वह कृषि से जुड़ा हुआ है। मत्स्य पालन भी प्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़ा हुआ है। और वन उत्पादन भी जो है दोस्तों यह प्रत्यक्ष रूप से हम लोग का प्रकृति से जुड़ा हुआ है। यानी कि ये सब जो है डायरेक्ट, इनका डायरेक्ट जो है कनेक्शन वह प्रकृति से है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि जब आय का स्रोत सीधे प्रकृति से जुड़ा है, ठीक है, जब आय का स्रोत जो है वह सीधे अगर प्रकृति से जुड़ा होगा तो उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र। और प्राथमिक क्षेत्र को केवल प्राथमिक क्षेत्र नहीं कहते हैं, क्योंकि ना यहाँ पर ना कृषि को प्राथमिकता दी जाती है। कृषि को जो प्राथमिकता दी जाती है जिस कारण इसको हम लोग कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन की बात करता हूँ तो ये सारे के सारे क्या हम लोग के प्राथमिक क्षेत्र है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करेंगे हम लोग दोस्तों खनन कार्य का। खनन मतलब जो खुदाई का जो कार्य होता है दोस्तों, अगर मैं उसका बात करता हूँ तो वह भी हमारे प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। ठीक है, चलिए और भी चीजों को समझते हैं। ठीक है, अगला दोस्तों हम लगा द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में क्या होता है दोस्तों, इनमें ना हम लोग फैक्ट्री, कारखाने लगाते हैं। इसमें सामान का, किसी भी वस्तु का निर्माण या विनिर्माण होता है, उत्पादन नहीं होता। उत्पादन केवल प्राथमिक क्षेत्र में होगा, इसमें केवल होगा उत्पादन। और इसमें जो है दोस्तों इसमें हम लोग का निर्माण या विनिर्माण होगा। तो निर्माण और विनिर्माण करता है कौन सा क्षेत्र दोस्तों, हम लोग का द्वितीयक क्षेत्र करता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मशीन, किसी भी मशीन का जो निर्माण होता है वह काम होता है द्वितीयक क्षेत्र में। ठीक है, फैक्ट्री वो किस में आएगा दोस्तों, द्वितीयक क्षेत्र में।
आटा चक्की का मिल किस में आएगा दोस्तों, द्वितीयक क्षेत्र में आएगा। ठीक है, इसमें ना कारखाने एवं फैक्ट्री को भी शामिल किया गया है। द्वितीयक क्षेत्र में कारखाने और फैक्ट्री को भी शामिल किया गया है। और द्वितीयक क्षेत्र में जो उद्योग क्षेत्र होते हैं इसे 4 भागों में बांटा गया, 1 भागों में बल्कि 4 भागों में। इसका पहला भाग है कुटीर उद्योग, यानी कि जो बहुत ही छोटे लेवल, बहुत ही छोटे स्तर पे होता है। दूसरा है लघु उद्योग, जो बड़े स्तर पे होता है, मतलब इसके अनुसार ये बड़ा होता है। और इसके बाद एक होता है मध्यम, जो इसके अनुसार ये बड़ा होता है। और सबसे होता है बड़े स्तर का उद्योग। ठीक है, आखिरी हम लोग का दोस्तों याद रखिएगा, द्वितीयक क्षेत्र को हम लोग औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। सबसे आखिरी है दोस्तों हम लोग का तृतीयक क्षेत्र। अब यह तृतीयक क्षेत्र क्या होता है समझते हैं। तो कहता है कि वैसा क्षेत्र जो प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों क्रियाओं को सहायता प्रदान करता है, यानी कि इसको भी सहायता देगा, इसको भी सहायता देगा, तो उसे हम लोग कहते हैं तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। इसे हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि ना ये दोनों को क्या करता है, सहायता प्रदान करता है, सेवा प्रदान करता है, इसलिए हम लोग कहते हैं सेवा क्षेत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत परिवहन, हॉस्पिटल, पुलिस, संचार, बैंक, शिक्षा, नौकरी आदि आ सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कि इसको कैसे आपको समझना है, आपको कैसे इसको याद करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए मैं समझता हूँ। तो मैंने आपको बताया कि आर्थिक क्रिया संरचना या ढांचा के आधार पर, ठीक है, कितने प्रकार के क्षेत्र होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राथमिक क्षेत्र। ये जो प्राथमिक क्षेत्र है इसे हम लोग जो है कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यह जो हम लोग का प्राथमिक क्षेत्र है यह डायरेक्ट जो है वह प्रकृति से जुड़ा होता है। ठीक है, यानी कि ये जो हम लोग का प्राथमिक क्षेत्र है, ठीक है, ये हम लोग का डायरेक्ट प्रकृति से जुड़ा होता है। और प्रकृति से जुड़ा होने के कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। इसी के अंतर्गत दोस्तों हम लोग का जो है वह कृषि कार्य आता है। इसी के अंतर्गत पशुपालन भी आता है, मत्स्य पालन भी आता है, खनन कार्य आता है। ठीक है, इसी के अंतर्गत हम लोग का दोस्तों वन उत्पादन यानी वृक्षारोपण भी आता है। ठीक है, वन उत्पादन भी आता है दोस्तों। ठीक है, ये सब चीज हम लोग का प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। और प्राथमिक क्षेत्र का एक और नाम क्या है दोस्तों, इसका एक और नाम है कृषि क्षेत्र। ठीक है, आइए और भी चीजों अलग तरीके से समझते हैं। अगला है दोस्तों हम लोगों का द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र को दोस्तों हम लोग जो है औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ना इसमें ना कोई भी वस्तु का निर्माण या विनिर्माण होता है। या देखिए इसमें निर्माण होता है या फिर विनिर्माण होता है, यानी रिसाइकल होता है, निर्माण या विनिर्माण होता है। तो जिसमें किसी वस्तु का निर्माण या विनिर्माण होगा उसे हम लोग कहते हैं औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र में जितना भी हमारे आटा चक्की का मिल जाएगा, जितना भी हमारा आटा चक्की हो गया दोस्तों, ठीक है, हमारे आटा चक्की, हमारी मशीनें, फैक्ट्री, ठीक है, कारखाने, ये सब दोस्तों हम लोग का जो है, ठीक है, ये द्वितीयक क्षेत्र में आएगा। और इसी के अंतर्गत दोस्तों हम लोग का उद्योग भी आता है। और ये जो औद्योगिक क्षेत्र होता है दोस्तों, ये इसको ना 4 कैटेगरी में बांटा गया है। इसका पहला भाग है कुटीर उद्योग, याद रखिएगा, इसका जो है पहला भाग है दोस्तों वह है कुटीर उद्योग। इसका दूसरा भाग है दोस्तों लघु उद्योग। तीसरा भाग है मध्यम स्तर का उद्योग। और चौथा भाग है इसका बड़े स्तर का उद्योग। ठीक है, इसको 4 भागों में बांटा गया। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर देखो ये कुटीर उद्योग, ये जो व्यक्ति जो कार्य कर रहा है ये कुटीर उद्योग कर रहा है। लघु में ये थोड़े बड़े स्तर पे हो जाता है, मध्यम में यह और भी बड़े स्तर पे होता है, और बड़े स्तर पर मतलब जो हमारे अभी के बड़े बड़े कंपनियां जैसे कि टाटा, अंबानी, वो सब क्या हम लोग बड़े स्तर का उद्योग है। ठीक है, चलिए और भी चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, सबसे लास्ट में दोस्तों जो हम लोग का आता है, ठीक है, वह आता है तृतीयक क्षेत्र। और तृतीयक क्षेत्र को दोस्तों हम लोग ना सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। क्यों कहते हैं,
अब रीजन क्या है, क्योंकि यह तृतीयक क्षेत्र क्या करता है, यह तृतीयक क्षेत्र जो है दोस्तों, यह प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र में ना समन्वय स्थापित करता है, ठीक है, सहायता प्रदान करता है। कैसे सहायता प्रदान करेगा? एग्जाम्पल के तौर पे अगर प्राथमिक क्षेत्र में हम गेहूं का उत्पादन किए, तो यहाँ पर अगर हम 100 केजी अगर गेहूं का उत्पादन करते हैं, ठीक है, ठीक है, अगर यहाँ पर दोस्तों हम अगर 100 केजी गेहूं का उत्पादन करते हैं, तो 100 केजी गेहूं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाना और ले जाना बहुत ही दिक्कत की बात हो जाती है, ठीक है। अब अगर 100 केजी गेहूं है, उसको हम मुझे द्वितीयक क्षेत्र यानी जो मशीन वाले क्षेत्र, जो आटा चक्की की मिल होती है, उसे अगर वहां पे लाना होगा दोस्तों मुझे, तो मैं वहां पे कैसे लेकर के आऊंगा? तो अब हाथ में तो उठाना संभव नहीं है 100 केजी, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, किसी न किसी परिवहन का सहायता लूंगा, गाड़ी की सहायता लूंगा। तो वो गाड़ी किस में आएगा दोस्तों? वो आएगा तृतीयक क्षेत्र में, क्योंकि वह तृतीयक क्षेत्र क्या करेगा, प्राथमिक क्षेत्र से हमें वस्तुओं को रिसीव करके कहाँ पहुंचाएगा? द्वितीयक क्षेत्र में, ताकि वहां पर हम क्या कर सकते हैं, गेहूं को, ठीक है, आटा पिसवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो गेहूं आएगा वो किस में आएगा? द्वितीयक क्षेत्र में, लेकिन आने में जो हमारी सहायता करेगा ले जाने और लाने में, वो क्या होगा? तृतीयक क्षेत्र। एग्जाम्पल में जो परिवहन आएगा, यहाँ की यहाँ से मैंने गेहूं का उत्पादन लिया और परिवहन जो आया, परिवहन किस में आ जाएगा दोस्तों? हम लोग का तृतीयक में, क्योंकि यह परिवहन क्या किया? हमें सहायता प्रदान किया। किसमें सहायता प्रदान किया? कि हमें यह प्राथमिक क्षेत्र से गेहूं द्वितीयक क्षेत्र में लाने में सहायता प्रदान किया, ठीक है। इसी के तरीका से, ठीक है, अगर हम बात करेंगे, ठीक है, संचार, संचार का अगर बात करेंगे तो कम्युनिकेशन होता है दोस्तों, ये भी हम लोग का जो है तृतीयक क्षेत्र में आएगा, क्योंकि ये बनता, ये मतलब इनका जो उत्पादन वो प्राथमिक क्षेत्र में हो नहीं रहा है, इसका निर्माण कहाँ में हो रहा है? तो ये हो रहा है द्वितीयक क्षेत्र में। और संचार के माध्यम से जो है दोस्तों, मैं कहीं पर भी कम्युनिकेट कर सकता हूँ, किससे बातचीत कर सकता हूँ, तो संचार जो है ये क्या हो गया? तृतीयक क्षेत्र, क्योंकि ना इससे द्वितीयक और प्राथमिक दोनों को सहायता प्रदान होता है, ठीक है। बात करूंगा मैं जैसे कि अस्पताल, तो अस्पताल भी दोस्तों हम लोग का यह तृतीयक क्षेत्र में आएगा, क्योंकि यह इसमें किसी भी सामान का ना ही निर्माण हो रहा है ना ही उत्पादन हो रहा है। उत्पादन होगा तो वह कृषि प्राथमिक में जाएगा, निर्माण या विनिर्माण होगा तो वह द्वितीयक में जाएगा, और जिसमें ये दोनों में से किसी कार्य नहीं हो, वह केवल सहायता प्रदान करे, ठीक है, वह हम लोग का तृतीयक क्षेत्र में आएगा। तो हम लोग अस्पताल जो है, इसमें ना ही निर्माण होता है, ना ही विनिर्माण होता है, ना ही उत्पादन होता है, तो ये हम लोग का क्या करता है? सहायता प्रदान करता है, तो ये हम लोग का तृतीयक क्षेत्र में आएगा। एग्जाम्पल में हम लोग बात करेंगे पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन, ठीक है, तो ये भी हम लोग का तृतीयक क्षेत्र में आएगा, क्योंकि ये भी हमें सहायता प्रदान करता है, ठीक है। बात करेंगे हम लोग विद्यालय, विद्यालय यानी शिक्षक अगर बात करते हैं, विद्यालय का अगर बात करते हैं, तो विद्यालय भी हमें क्या सहायता प्रदान करता है, वहां पर ना ही उत्पादन हो रहा है ना ही निर्माण हो रहा है, हमें वो सहायता दे रहा है। एग्जाम्पल में अगर बात करेंगे दुकान का, तो दुकान भी है दोस्तों हम लोग का, तो दुकान क्या हो जाएगा? और दुकान दोस्तों हम लोग का जो है, ठीक है, हम लोग का जो दुकान होता है दोस्तों, ये दुकान भी हम लोग का तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि दुकान में जो सामान आता है ना, वह द्वितीयक क्षेत्र से आता है। दुकान वाला खुद बना के वो सामान को बेचता नहीं है, वह कहीं से रिसीव करता है, अपने दुकान में रखता है और उसे फिर आम लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। तो खुद से सामान बना नहीं रहा है, बल्कि वह उसको जो है क्या बोलता है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, बांट रहा है। बात समझ में आया? चलिए आगे हम और भी चीज़ों को समझते हैं। तो मेरे ख्याल से आपका जो है दोस्तों, ठीक है, ये चीज आपका जो है, ये चीज क्लियर हो गया होगा कि प्राथमिक क्षेत्र क्या है, द्वितीयक क्षेत्र क्या है और तृतीयक क्षेत्र क्या है। दोस्तों मैं आज यहाँ तक एक क्लास रहने देता हूँ, बाकी मैं जो आगे का जो चैप्टर है वो मैं कल खत्म करूँगा। धन्यवाद।